रिश्तों में सहमति, वादे और फिर कानून का दखल, ये कॉम्बिनेशन अक्सर बहुत बहुत उलझ जाता है। हाँ बिल्कुल, खासकर तब जब शादी जैसे वादे टूटते हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश को देख रहे हैं। ये कुणाल चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला है। इसी से जुड़े कुछ स्रोतों की हम पड़ताल करेंगे। हाँ, ये केस एक ऐसे रिलेशनशिप पर फोकस करता है जो आपसी सहमति से शुरू हुआ था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। बिल्कुल। एक पक्ष ने बाद में क्लेम किया कि जब ये सब शुरू हुआ, वो नाबालिग थी और शादी का वादा भी था इसमें। और फिर जब वादा टूटा तो बहुत गंभीर आरोप लगे, रेप, पॉक्सो एक्ट। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों, किन वजहों से इन आरोपों को खारिज कर दिया। मतलब सहमति, शादी का वादा, रिपोर्टिंग में देरी, सबूतों की कमी, इन सब पहलुओं पर गौर करेंगे। हाँ, ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी थे इस केस में। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। मामले के जो बेसिक फैक्ट्स हैं। एक महिला जो अब बालिग है, उसने अपने एक्स पार्टनर के खिलाफ एफआईआर लिखवाई। हम्म। आरोप थे चीटिंग यानी धोखा, आईपीसी 417, फिर रेप, आईपीसी 376, और इसमें पॉक्सो एक्ट की धारा 6 भी जोड़ी गई। हाँ, क्योंकि उसका कहना था कि जब रिलेशन शुरू हुआ वो माइनर थी, जो मामले को और गंभीर बना देता है। और तीसरा आरोप था क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब धमकाने का, आईपीसी 506। और शिकायत का जो मेन पॉइंट था वो यही था कि कई साल पहले रिश्ता शुरू हुआ था सहमति से, शादी का वादा था। लेकिन वो वादा तोड़ दिया गया। हाँ, और इसमें एक और बात थी, आरोपी के माता पिता और चाचा पर भी अपमानित करने का इल्जाम था। अच्छा, तो ये टाइमलाइन वाला एंगल भी काफी अहम है ना? मतलब ये घटनाएं कब हुई और एफआईआर कब हुई? बिल्कुल। एफआईआर जो है वो कथित घटनाओं के, आप मानिए, 3 साल से भी ज्यादा वक्त बाद दर्ज हुई। 3 साल बाद? हाँ, जब शिकायतकर्ता के हिसाब से वो नाबालिग थी। तो इतनी देरी, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 का जिक्र शायद इसीलिए, ताकि वो नाबालिग होने वाले पहलू पर जोर दिया जा सके। लगता तो यही है। इस मामले में पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या किया था? सुना है उन्होंने परिवार वालों के खिलाफ कार्यवाही रोक दी थी। हाँ बिल्कुल। सीआरपीसी की धारा 482 का इस्तेमाल करके हाईकोर्ट ने पिता, माता और चाचा के खिलाफ प्रोसीडिंग्स क्वैश कर दी। लेकिन मुख्य आरोपी के खिलाफ नहीं। नहीं, जो अपील करता था उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रखी और इसीलिए ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सवाल यही था कि हाईकोर्ट ने ये फर्क क्यों किया। ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अहम मुद्दा था। राज्य सरकार, मतलब प्रोसिक्यूशन, की दलील थी कि भाई नाबालिग की सहमति तो कानून में सहमति मानी ही नहीं जाती। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड लीगल पोजीशन है। तो उनका कहना था कि ये सीधे सीधे रेप का केस बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा, उन्होंने पाया कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस सबूत है ही नहीं, खासकर कोई फोरेंसिक या मेडिकल प्रूफ जिससे ये साबित हो कि जब लड़की नाबालिग थी तब रेप हुआ था। और ये आरोप भी तो पहली बार एफआईआर में ही आया था, वो भी 3 साल से ज्यादा बीतने के बाद। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर खास गौर किया कि इतने समय बाद बिना किसी सपोर्टिंग एविडेंस के सिर्फ एफआईआर में ये कहना, कहीं ये पॉक्सो एक्ट को सिर्फ इसलिए तो नहीं लगाया जा रहा ताकि केस मजबूत दिखे। अच्छा। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कोर्ट ने सबूतों की कमी को देखते हुए आरोपों के पीछे की संभावित मंशा पर भी एक तरह से विचार किया। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ऐसे मामलों में सिर्फ पीड़िता का बयान काफी नहीं होता, भले ही वो देर से दिया गया हो? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। कानून पीड़िता के बयान को बहुत अहमियत देता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। सबूत की पूरी कमी, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने अपना व्यू बनाया। समझ गया। अच्छा, और वो शादी का वादा वाला जो एंगल था, शिकायतकर्ता ने खुद माना था कि उसने सहमति इसी वादे पर दी थी, तो कानून इसे कैसे देखता है? देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के कई फैसलों का हवाला दिया। जैसे पृथ्वीराजन बनाम राज्य का केस था, हाँ। प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, महेश्वर टिग्गा बनाम झारखंड राज्य। ये सारे फैसले एक ही बात कहते हैं क्या? कि अगर दो लोग सहमति से रिश्ते में हैं और उसमें शादी का वादा भी है, लेकिन बाद में वो वादा किसी भी वजह से टूट जाता है, तो सिर्फ वादा टूटना अपने आप में बलात्कार नहीं बन जाता। यानी ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से तय है। नहीं, ये कोई नई व्याख्या नहीं है, ये एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है। इसको अगर हम बड़ी पिक्चर में देखें तो अदालतें हमेशा इस मुश्किल सवाल से जूझती हैं कि कब टूटा हुआ वादा धोखेबाजी है और कब सिर्फ बदलते हुए हालात का नतीजा। सही। उन्हें ये फर्क करना होता है कि क्या वादा शुरू से ही झूठा था, मतलब धोखा देने या सिर्फ सहमति पाने के इरादे से किया गया था, या फिर रिश्ता आपसी सहमति से शुरू हुआ और बाद में परिस्थितियां बदल गईं या मन बदल गया।
तो इन सब दलीलों, सबूतों की कमी, देरी, इन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट आखिर किस नतीजे पे पहुंचा? कोर्ट का निष्कर्ष ये था कि एफआईआर दर्ज करने में जो इतनी ज्यादा देरी हुई है, हाँ। सबूतों का जो पूरी तरह से अभाव है और मामले की जो पूरी परिस्थितियां हैं, ये सब मिलकर इशारा करते हैं कि ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ओ, मतलब कोर्ट को लगा कि शायद लीगल प्रोसेस का इस्तेमाल रिश्ते के टूटने की कड़वाहट निकालने या शायद दबाव बनाने के लिए हो रहा था, बजाय इसके कि कोई वास्तविक गंभीर अपराध हुआ हो जिसके पुख्ता सबूत हो। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। हाँ, कोर्ट का इशारा उसी तरफ था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता यानी मुख्य आरोपी के खिलाफ चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया। और ये भी कहा कि हाई कोर्ट को भी ऐसा ही करना चाहिए था शुरू में। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को भी इसे क्वैश कर देना चाहिए था और ये फैसला पूरी तरह से इस केस के जो विशिष्ट तथ्य सामने थे और जो पहले से स्थापित कानूनी सिद्धांत हैं, उन पर आधारित था। तो अगर हम इसे संक्षेप में समझें, इस खास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो बातों को बहुत वजन दिया। एक तो सबूतों की कमी, खासकर उस वक्त के लिए जब लड़की नाबालिग थी, और दूसरा रिपोर्टिंग में बहुत ज्यादा देरी। सही। और शादी का वादा टूटने के बाद सालों बाद ये गंभीर आरोप लगाना, इसे कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना। भले इसमें सहमति और उम्र वाले जटिल मुद्दे शामिल थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये मामला फिर से उस मुश्किल संतुलन को दिखाता है जिसका सामना अदालतों को रोज करना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है सोचने के लिए कि हमारा लीगल सिस्टम कैसे वास्तविक पीड़ितों की, खासकर नाबालिगों की हिफाजत करे और साथ ही लोगों को टूटे हुए रिश्तों से पैदा होने वाले बदले की भावना वाले या बहुत देरी से लगाए गए आरोपों से भी कैसे बचाए। ये बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ, और ये कि सहमति हासिल करने के लिए अगर कोई झूठा वादा करे जो कि रेप हो सकता है और एक वादा जो ईमानदारी से किया गया पर बाद में निभाया नहीं जा सका, इन दोनों के बीच कानून वो बारीक लकीर कहाँ खींचे। सही बात है। ये केस हमें ऐसे सेंसिटिव मामलों में सहमति, इरादे और सबूतों की बारीकियों पर और ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है।